नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में रोजगार व सेवाएं। तो हम जो भी काम धंधा करते हैं उसको रोजगार कहते हैं और वो जो सेवाएं देते हैं उनको हम सेवाओं के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का व्यवसायिक वितरण हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकसित रूप प्रकट करता है। अर्धविकसित व विकासशील देश कार्यशील जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में लगा होता है अथवा औद्योगिक व सेवा क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति की जनसंख्या अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। हमारे यहाँ आधा से बेसी जो जनसंख्या है वह क्या करती है तो कृषि कार्य में लगी रहती है। इसका कारण स्पष्ट है कि अर्धविकसित व पिछड़े देश की निवासी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है अथवा एक बहुत बड़ा भाग खाद्यान्न व अन्य अनिवार्य वस्तुओं पर खर्च की जाती है। परिणामतः औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के लिए इसकी मांग बहुत कम हो जाती है। पूंजी अथवा आधुनिक तकनीक के अभाव में इन देशों की औद्योगिक विकास बहुत छोटी हो जाती है। इन देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र में काम करता है तथा कृषि क्षेत्र में सबसे कम व्यक्ति लगे होते हैं और उसका काम करता है और सबसे कम व्यक्ति यहाँ पर सेवा क्षेत्र में भी लगे रहते हैं। इसका कारण है कि आय अधिक होने पर विकसित देशों में औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की वस्तुओं की मांग बहुत अधिक होती है। आगे हम समझेंगे इसमें कि किस प्रकार से यह रोजगार के क्षेत्रों में काम करती है। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है। आखिर हम क्या उत्पादित करें कि हम दूसरे की सेवा कर सकते हैं। कृषि व उद्योग इन सभी प्रकार की भौतिक उत्पादक करते हैं। ये दोनों ही क्षेत्र प्रत्यक्ष उत्पाद क्रियाएं में भाग लेते हैं, परंतु इनके संचालन के कुछ संरचनात्मक सुविधाएं और सेवाएं आवश्यक होती है। सहायक अथवा आधार संरचना पूंजीगत ढांचे का वह रूप है जो अर्थव्यवस्था में सेवाएं प्रदान करता है। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए हल, ट्रैक्टर, मशीन, उपकरण आदि पूंजीगत ढांचे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परिवहन, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि की व्यवस्था के लिए रेलवे, बस, कुआं, विद्यालय, अस्पताल आदि के रूप में एक पूंजी ढांचे की जरूरत पड़ती है। इसे हम सेवाएं प्रदान करने वाले पूंजी ढांचा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सेवाएं प्रदान करने वाले पूंजी ढांचा। आगे हम लोग समझेंगे भारत में आवास की क्या स्थिति है। तो भारत में आवास की कमी है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही देश में आवास और संबंध आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पानी, बिजली, मकान, सड़क, विद्यालय की मांग निरंतर बढ़ रही है। गांवों से नगरों की ओर रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पलायन भी हो रहा है। समस्या और अधिक गंभीर बना दी गई है। योजना आयोग के अनुसार अभी देश के लगभग 247 लाख आवास इकाइयों की कमी होने की अनुमान है। आगे हम लोग पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा की क्या ज़रूरत है और किस प्रकार ये हमारे रोजगार में और सेवाओं में इसका योगदान है। प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही हमारे देश में एक बहुत बड़े समुदाय को माध्यमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक से जो ऊपर है उसको हम कह रहे हैं। माध्यमिक विकास व संरचनात्मक पहलुओं को और सेवाओं को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री स्किल इंडिया के द्वारा उन लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ही इस प्रकार की श्रम शक्ति का निर्माण होता है। हमारी
वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप सरकार इस प्रकार की शिक्षा को रोजगारमुख बनाने का प्रयास कर रही है। हमारे देश के लगभग 4,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इसमें 7 लाख विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की क्षमता, माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग समझेंगे उच्च शिक्षा क्या है। आरंभिक व माध्यमिक शिक्षा की तुलना में उच्च शिक्षा की अपेक्षा कम आवश्यकता होती है, परंतु देश की आर्थिक विकास के लिए कुछ चुने हुए प्रतिभावान छात्रों को उच्च व तकनीकी शिक्षा प्रदान करना भी अनिवार्य है। इस प्रकार की उच्च व विशिष्ट शिक्षा हमारे देश के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व तकनीकी संस्थाओं में प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं द्वारा ही देश में डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वैज्ञानिक व अन्य उच्च स्तर के कर्मचारियों की पूर्ति की जाती है। विश्व के विकसित देशों में जहां जनसंख्या की दृष्टि से उच्च शिक्षा की प्राथमिकता निम्न है, वहां स्तर की दृष्टि से इसे बहुत ऊंची प्राथमिकता दी जाती है। अब हम समझेंगे श्रम बल तथा कार्य बल में अंतर। ये दोनों क्या है? तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनसंख्या के सभी सदस्य आर्थिक दृष्टि से, मतलब अर्थ के दृष्टि से उत्पादन क्रिया में नहीं लगे होते हैं, मतलब वे उत्पादित नहीं करते हैं। परिवार के बच्चे व बूढ़े तथा मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इन क्रियाओं में शामिल नहीं होते हैं। अतः समाज के जो व्यक्ति सेवाओं, वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, वे ही श्रम बल का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त हम श्रम बल में से ऐसे व्यक्तियों को भी निकाल देते हैं जो पारिवारिक आदि कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं या कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप से आर्थिक क्रियाकलापों में लगे हैं अथवा इन्हें करने के योग्य हैं, वे सभी श्रम बल के सदस्य हैं। इसके विपरीत जो इन क्रियाओं कलापों में वस्तुतः लगे होते हैं, उन्हें कार्यबल के रूप में जाना जाता है। एक अर्थव्यवस्था में रोजगार के प्रमुख क्षेत्र क्या हो सकते हैं? तो एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आज हम समझेंगे प्राथमिक क्षेत्रों में वस्तु, कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन आदि को शामिल किया जाता है। इसमें कृषि सार्वभौमिक महत्व होता है। और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति आदि है। और तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यह वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन करता है। यही कारण है कि तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र में ही लगा होता है। रोजगार अथवा आय की दृष्टि से किसी देश की जनसंख्या इन तीनों क्षेत्रों में विभाजित रहती है। अब हम समझेंगे रोजगार और सेवा में क्या अंतर है। आप लोग समझ जाइएगा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। रोजगार और सेवाओं में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि के साथ ही सेवा क्षेत्र अब किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है अथवा इसमें रोजगार की संभावना निरंतर बढ़ती रहती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अनेक व्यवसाय हैं जिनके अपेक्षाकृत बहुत कम पूंजी निवेश कर पाते हैं और रोजगार सृजन संभव होता है। विगत वर्षों के अंतर्गत संचार सेवाओं का प्रसार सेवा क्षेत्र के रोजगार के अवसरों में बहुत वृद्धि लाया है। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का मात्र 22% योगदान है, जबकि देश की लगभग 70% जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए इसी पर निर्भर है। कृषि पर से इस अत्यधिक जनभार को कम करने के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक है।
आर्थिक विकास और रोजगार की दृष्टि से आर्थिक संरचना का महत्व। तो किसी देश की आर्थिक विकास में उसकी आर्थिक संरचना मतलब उसके जो स्ट्रक्चर है, जो पैसा का, उसको बोला जा रहा है। यातायात, सड़क परिवहन, शक्ति, सिंचाई, मौद्रिक व वित्तीय संस्थाएं आर्थिक संरचना के प्रमुख अंग हैं। इसी प्रकार की संरचनात्मक सेवाएं या सुविधाएं ही एक अर्थव्यवस्था की क्रियाशील बनाती है। इसके अभाव में कृषि व उद्योग किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। संरचनात्मक सुविधाओं का विकास बेरोजगारी के समस्या के समाधान में बहुत सहायक होती है, जैसे सड़क, बिजली, जलापूर्ति, सिंचाई आदि सुविधाओं की बहुत कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं के विस्तार द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है। इंदिरा आवास योजना क्या है? तो 1985-86 में सरकार द्वारा इंदिरा गांधी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी, हरिजन व भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास अर्थात रहने के लिए मकान की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जानते हैं। श्रम बल से आप क्या समझते हैं? तो देश के रोजगार जनसंख्या को ही कार्यशील श्रम बल जनसंख्या अथवा कार्यबल की संज्ञा दी जाती है। इसे हमें बताया जाता है कि किस प्रकार ये कार्य करता है, जो कृषि उद्योग व अन्य व्यवसायों में व्यावसायिक रूप से लगा होता है। संचार सेवाओं से आप क्या समझते हैं? तो चलते हैं अब संचार की सेवाओं के बारे में समझेंगे। संचार सेवाओं से हमारा अभिप्राय है उन साधनों से है जिसके माध्यम से विभिन्न स्थान के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। समाचार पत्र, डाक सेवा, टेलीफोन, रेडियो आदि संचार के साधन हैं और टेलीविज़न, मोबाइल टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट के संचार सेवाओं को आधुनिक साधन भी कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर तथा हार्डवेयर से क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर के दो अंग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम करता है काम और उसमें हार्डवेयर में उसके कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर का भौतिक भाग हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? बार बार ये क्वेश्चन आता है। जब कोई कंपनी अपने उत्पाद से संबंधित सेवाएं अन्य स्रोतों से प्राप्त करती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। एक विदेशी कंपनी द्वारा अपनी पुस्तक के डिजाइन, छापने या छपाई के लिए आदि का कार्य हमारे देश में करवाना आउटसोर्सिंग उत्पादन कहलाता है। स्वच्छता से क्या समझते हैं? तो स्वच्छता का संबंध नालियों तथा कूड़े की सफाई, शौचालय, मलबे आदि की व्यवस्था से है। इसका अभाव स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करता है। प्रारंभिक शिक्षा क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा युवा वर्ग को न्यूनतम व आधारभूत कौशल सिखाई जाती है। सरकार ने 2001 में संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा में मौलिक अधिकार घोषित किया था। आगे हम समझेंगे कि वर्तमान में जो क्रियाएं चल रही है, रोजगार सृजन सेवा की भूमिका। आज विश्व के सभी देशों में कृषि व औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादक विधियों व तकनीक में परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से सेवा क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिला है। सेवा क्षेत्र किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है
तथा इस क्षेत्र में रोजगार की संभावना निरंतर बढ़ रही है। क्या हो रही है? तो निरंतर बढ़ रही है। विगत वर्षों के अंतर्गत विश्व में सेवा प्रदान के रूप में भारत की जो विस्तार किया है उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। भारतीय आरंभ से ही विश्व के विकसित देशों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अपने देश में आवासों की कमी अथवा अन्य देशों में उच्च जीवन स्तर की भारतवासियों को विकसित देशों में जाने के लिए प्रेरित करता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बहुत तेजी से विकास और विस्तार हुआ है। आज विभिन्न देशों के निवासियों से संपर्क करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना सब हम अपने देश में रहकर दूसरे विश्व के देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसे सेवा क्षेत्र के उत्पादन का भी निर्माण तेजी से होता है। हमारे देश में श्रम की बहुलता है। इसके फलस्वरूप यहाँ कई प्रकार की सेवाएं अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसका लाभ उठाने के लिए विकसित देशों के अनेक कंपनियां अब अपनी सेवाओं का भारत तथा अन्य विकसित देशों में आउटसोर्सिंग करने लगी है। बुनियादी अथवा आधारभूत सुविधा सेना क्षेत्र विकसित किस प्रकार है? सेवा क्षेत्र का संबंध मनुष्य की आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं से है। आर्थिक विकास का आय में वृद्धि के साथ ही इस क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ती है। पहला है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण। मानवीय संसाधनों के विकास के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। किसी देश में अगर स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं है तो वहाँ पर क्या हो, खुशहाली नहीं आ सकती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम नागरिकों को औसत आयु बढ़ाने में, जीवन स्तर का ऊंचा करने में सहायता करता है। आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। आवास की उचित व्यवस्था मानवीय संसाधनों के विकास में सहायता करता है। स्वच्छता, स्वच्छ अर्थात साफ सफाई से, जलापूर्ति, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। और शिक्षा, मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश में यथाशक्ति का विशाल भंडार है और युवा शक्ति इसी उचित शिक्षा और प्रशिक्षित द्वारा हम सेवा क्षेत्र में विकास को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सेवा क्षेत्र के विकास में शिक्षा की भूमिका, तो हमारे देश के युवा शक्तियों का विस्तार भंडार है। इसकी उचित शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा हम सेवा क्षेत्र में विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। और इस समय कोविड-19 में हमारा देश जो आगे काम कर रहा है उसको भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा युवा वर्ग को न्यूनतम व आधारभूत कौशल सिखाती है। प्रारंभिक शिक्षा का हमारी उत्पादक क्रियाओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण से प्रारंभिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान है। माध्यमिक आर्थिक विकास व संरचनात्मक सुविधाओं को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में प्रशिक्षित श्रम की आवश्यकता पड़ती है। बिहार सरकार द्वारा कौशल विकास योजना और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हमारे यहाँ सुधार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा देश के आर्थिक विकास के लिए कुछ चुने हुए प्रतिभावान छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा द्वारा ही देश में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य कर्मचारियों की पूर्ति की जाती है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से रोजगार व सेवाएं चैप्टर समरी के रूप में देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।